बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज शरीफ की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा झूठ बोला गया है। उन्होंने कहा है कि एक साल में जब से हमारी हुकूमत आई है, पाकिस्तान मुआशी और एनर्जी के हवाले से मजबूत हुआ है। कोई एक भी शख्स पाकिस्तान में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो शहबाज शरीफ के इस झूठ की तस्दीक कर सके। किस तरीके से पाकिस्तान की मुईशत मजबूत हुई है, हर पाकिस्तानी को पता है कि पेट्रोलियम की कीमतें दुगना हो गई, डॉलर भी 100 रुपये से ज़्यादा महंगा हो गया। महंगाई का तूफ़ान कितना बढ़ता चला गया वो पूरी दुनिया को मालूम है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मुईशत एक साल में मजबूत हुई है। इससे बड़ा झूठ कोई और हो नहीं सकता। और फिर इस हुकूमत की तरफ से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर किया गया, पार्लियामेंट में मंजूर हो चुका है या हो जाएगा। पार्लियामेंट में सदर भी शामिल होता है, उनके पास ये बिल जाना है, वो इस पर दस्तखत कर देंगे तो ये बिल कानून बन जाएगा। अगर वो दस्तखत नहीं करते तब भी 10 दिन में ये बिल कानून की हैसियत इख्तियार कर लेगा। लेकिन कानून बनने से पहले पहले ये बिल उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। वो इस तरह से कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो फिर सबको पता है कि ये किस तरीके से गैर आईनी तौर पर इसको मंजूर किया गया, गैर कानूनी तौर पर मंजूर किया गया। आप इस बिल को आइन में तरमीम के बगैर मंजूर नहीं कर सकते थे, लेकिन आइन के बखी उधेड़ दिए गए। अली ज़फ़र की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान में सबसे कम मुद्दत इस बिल की होगी, सबसे कम उम्र इस बिल की होगी। ये जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा कर रख देगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को नाअहल करार दे दिया गया है। वहाँ की हाई कोर्ट की तरफ से वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया गया। क्यों नाअहल करार दिया गया? उनके अदलिया के हवाले से कुछ बयान सामने आए थे। जब वो अदालत में पेश हुए, उनसे पूछा गया कि आपने ये बात की है, तो उन्होंने कहा कि हाँ की है, लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी उनको नाअहल करार दे दिया गया। अब यही फ़ैसला पाकिस्तान में भी आने वाला है। शहबाज शरीफ भी उसी तरह से नाअहल होने वाले हैं जिस तरीके से तनवीर इलियास को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हैसियत से नाअहल करार दिया गया है। शहबाज शरीफ क्यों नाअहल होंगे? शहबाज शरीफ इसलिए होंगे कि इनकी तरफ से वो कोई सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में कहा गया है, उनके नाम ले लेकर और उन बगैर नाम के भी सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरीके से दशनाम तराजी की गई, वो सबसे बड़ा जुर्म शहबाज शरीफ का साबित जैसे हो चुका है। जब मामला यहाँ पे चलेगा, शहबाज शरीफ साहब भी 1-2 रोज़ के मेहमान नज़र आ रहे हैं। इनकी नाअहलियत भी बिल्कुल उसी तरीके से होनी है जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की नाअहलियत हो चुकी है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मंसूर अली ख़ान की। मंसूर अली ख़ान ने बड़ी बारीक वारदात डाली है। उन्होंने मरीम नवाज शरीफ साहिबा की अपने साथ इंटरव्यू की वीडियो लीक कर दी हैं। उनकी तरफ से वजाहत की गई कि नहीं, मैंने नहीं की। वहाँ पे 6 कैमरे लगे हुए थे, कैमरे बंद करने का कहा गया तो एक आध कैमरा चलता रहा। मंसूर अली ख़ान फिर ये भी कहते हैं कि उसके बाद एडिटिंग हुई, 7-8 लोग इसमें भी मौजूद थे, उनमें से हो सकता है कि किसी ने ये वीडियो लीक कर दी हो। और इसके साथ साथ मंसूर अली ख़ान अपनी वजाहत में ये भी कह रहे थे कि देखें कि वीडियो लीक हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इससे ये साबित हो गया कि मैंने कितने बड़े सवाल किए थे, कितने जुर्रत वाले सवाल किए थे, ऐसे सवालात किए थे जो किसी में पूछने की हिम्मत नहीं होती। ये मंसूर अली ख़ान कह रहे थे। दरअसल ये वीडियो खुद मंसूर अली ख़ान की तरफ से लीक की गई है। ये 100% नहीं बल्कि 150% यकीन के साथ कहा जा सकता है कि ये सारा कुछ मंसूर अली ख़ान की तरफ से खुद किया गया, अपनी जुर्रत दिखाने के लिए, दलेरी दिखाने के लिए। इसका सबूत क्या हो सकता है? जैसे मैंने कहा कि 100 से ज़्यादा फ़ीसद इसका इम्कान है, यकीन है, 150% इसका यकीन है कि मंसूर अली ख़ान ने ये वीडियो खुद लीक की है अपनी दलेरी दिखाने के लिए। इसका सबूत यूँ आता है, आप भी ज़रा गौर से सुनिए कि जो वीडियो सामने आई है, लीक की गई जो वीडियो सामने आई है, उसमें पूरे का पूरा फ्रेम मौजूद है। उसमें एडिटिंग के बाद ये लीक की गई है।
जो वीडियो वहाँ पे बनी ही नहीं, किसी ने धोखे से बना ली, तो उसको एडिट करने की कतई तौर पे ज़रूरत नहीं थी। और जिस बंदे ने वो वीडियो बनाई थी, वो कैमरे से, इन्होंने कहा कि 6 कैमरे लगे हुए थे, हर कैमरा अपनी अपनी जगह पर फोकस होता है। एक मंसूर अली खान पर था, एक मरियम नवाज शरीफ साहिबा पर था, एक कहीं और होगा, एक कहीं और होगा। इस तरीके से 6 कैमरे लगे हुए थे। लेकिन जो वीडियो लीक हुई है वो मुकम्मल फ्रेम की वीडियो लीक हुई है, एडिट के बाद लीक हुई है। क्योंकि जिस बंदे ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वो वीडियो बनाई थी, उसने अपना कैमरा बंद नहीं किया था, उसका सारे का सारा फोकस मरियम नवाज शरीफ साहिबा पर था या मंसूर अली खान पर था। तो वीडियो लीक हुई है मरियम नवाज शरीफ साहिबा वाली। लेकिन कब लीक हुई है? उस वक्त लीक हुई है जब ये मुकम्मल तौर पर एडिट कर ली गई, जिसमें मंसूर अली खान भी नज़र आ रहे हैं, मरियम नवाज भी नज़र आ रही हैं। अगर ये बगैर एडिट के वायरल हो जाती तो कहा जा सकता था कि उस बंदे ने वीडियो बनाकर दी और उसके बाद किसी ने भी, एडिट करने वालों ने या वीडियो बनाने वालों ने, उसने वायरल कर दी। लेकिन ये वायरल हुई है एडिट होने के बाद। मंसूर अली खान भी बैठे हुए हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी बैठी हुई हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस पर ये मीडिया में बातें आई हैं कि शदीद बरहमी का इजहार किया है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मंसूर अली खान को इस हवाले से नंगी गालियां दी हैं। अब आ जाते हैं जस्टिस काजी फाइसा साहब की तरफ। काजी फाइसा साहब की तरफ से वजाहत पेश की गई है। वजाहत आखिरकार उन्होंने कन्वेंशन सेंटर में अपनी तकरीर के हवाले से क्यों पेश की है? एक तो ये हुआ है कि कुछ वकला की तरफ से उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया है कि ये बंदा आखिरकार वहाँ पे क्यों गया, मुजरमों के साथ क्यों बैठा रहा, इनको बरतरफ किया जाए। एक ये काजी फाइसा पर दबाव था, और कुछ उनके साथियों की तरफ से भी उनसे पूछा जा रहा था कि काजी साहब, सबको दावत दी गई थी, आप वहाँ पे क्यों चले गए? इस पर काजी फाइसा साहब की तरफ से ऐसी वजाहत दी गई है जिसको ये कहा जा सकता है उज़्रे गुनाह बदतरज गुनाह। काजी फाइसा साहब कहते हैं कि मुझे वहाँ पे बुलाया गया, यहाँ पे उन लोगों ने मुझे बिठाना था, मुझे बिठा दिया गया, ये मेरे लिए बड़ा ऑनर था। काजी फाइसा साहब इसको ऑनर समझ रहे हैं कि ये लोग कल तक ही नहीं बल्कि उसी इजलास के दौरान, उसी तकरीब के दौरान अदलिया को गालियाँ दे रहे थे, इनके साथी जजों को बुरा भला कह रहे थे। अगर वो तारीफ़ कर रहे थे तो काजी फाइसा की वो तारीफ़ कर रहे थे। काजी फाइसा साहब कहते हैं कि मुझे ये बताया गया था कि वहाँ पे सियासी बातें नहीं होंगी, सियासी प्लेटफार्म है, वहाँ पे सियासी बातें क्यों नहीं होंगी? काजी फाइसा साहब कहते हैं कि वहाँ पे आइन के बारे में बातें होनी थी, आइन के बारे में ही बातें होनी चाहिए थी, यही असूली तौर पर होना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे सियासतदान इकट्ठे बैठे हैं, वो कैसे सियासत पर बात नहीं करेंगे? काजी फाइसा साहब कहते हैं कि मेरा तकरीर करने का इरादा नहीं था, लेकिन जब उन लोगों की तरफ से सियासी मामलात पर बात की गई, सियासी बातें की गई, तो फिर मैंने दरख्वास्त की कि मैं भी तकरीर करना चाहता हूँ। काजी फाइसा साहब ने अपनी वजाहत में ये सारी चीज़ें कही हैं कि मैंने इस वजह से फिर तकरीर की। तो वहाँ पे काजी फाइसा साहब ने दरख्वास्त करके तकरीर की, इसलिए कि वहाँ पे सियासी बातें हो रही थी। तो क्या काजी फाइसा ने उन बातों का जवाब दिया जिन बातों की वजह से ये कहते हैं कि मैंने तकरीर करने का फ़ैसला किया? किसी एक बात का भी काजी फाइसा साहब की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। बल्कि उसके बाद जब इनसे ये पूछा गया कि आइन में 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए, आप इस बारे में क्या कहते हैं? काजी फाइसा साहब आइन की बहुत बड़ी वजाहत करने में कासर रहे, इन्होंने इस पर कोई बात नहीं की। और जिस मकसद के लिए वो उठे थे, फिर सियासी बातों का जवाब देते। जिस तरह से इनके साथी जजों को गालियाँ दी जा रही थी, जिस तरीके से अदलिया का मजाक उड़ाया जा रहा था, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और दीगर लोग, इनमें से हर एक की तरफ से अदलिया के बारे में बुरा भला कहा गया और इनके सामने कहा गया, इनके मुंह पर कहा गया। अब काजी फाइसा साहब इंतहाई कमज़ोर पिच पर जा चुके हैं और इसके मुकाबले में उमर अता बंदियाल वो बड़े मजबूत हो गए हैं। वो अब कोई भी नोटिस ले सकते हैं, इतने वो मजबूत कर दिए हैं काजी फाइसा की तरफ से कि पहले इतने ज़्यादा वो कभी मजबूत नहीं थे जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं। अपने इन बरादर जजों की वजह से जिस तरह से ये उनके खिलाफ बयानबाजी करते रहे, इख्तलाफी नोट लिखते रहे, तो आज काजी फाइसा के इस बयान की वजह से, इस वजाहत की वजह से, उनके कमज़ोर पिच पर जाने की वजह से
उमर साहब बंदियाल मजबूत जज बनकर सामने आए हैं, लेकिन उनकी मजबूती का पता अब चलेगा जब शहबाज शरीफ को वो बुलाएंगे। जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि 11 तारीख तक हमें 1 रुपया भी इस हुकूमत की तरफ से रिलीज़ नहीं किया गया, तो उमर साहब बंदियाल देखते हैं कि वो जुर्रत का मुजाहरा कब करते हैं, जब क्या वो बड़े मजबूत हो चुके हैं। और वो मजबूत इस तरह से भी हो चुके हैं कि वकला की तहरीक एक बार उनके हक में चलती हुई नज़र आ रही है। एतजाज़ हसन की तरफ से वकला से कहा गया है कि वो हर रोज़ सुप्रीम कोर्ट आया करें, वहाँ पे कतबे लहराया करें जिनमें ये लिखा हो कि हम अदलिया के साथ हैं, चीफ जस्टिस तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, ये एतजाज़ हसन की तरफ से कहा गया है। इसकी बड़ी तकलीफ़ होगी पीपल्स पार्टी को, जैसा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, आसफ अली ज़रदारी को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई, खोसा को ओहदे से हटा दिया गया। उससे पहले मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को भी उनके ओहदे से फ़ारिग कर दिया गया था। अब एतजाज़ हसन वो मैदान में आए हैं, ये दो लोग भी एतजाज़ हसन के साथ हैं। एतजाज़ हसन के हवाले से ये लोग क्या कर सकते हैं, उनका क्या बिगाड़ लेंगे? एतजाज़ हसन का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एतजाज़ हसन वकला की तहरीक को लेकर सामने आ चुके हैं। चीफ जस्टिस साहब मज़ीद मजबूत होंगे। नाज़रीन, ये थी अब तक की सूरत हाल जो आपके सामने हमने रखी है कि किस तरीके से शहबाज शरीफ झूठों के हेड बनकर सामने आए हैं। उनका एक एक झूठ पहले भी सामने था, लेकिन अब उन्होंने जिस तरीके से झूठ बोला है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और हमने ये भी वजाहत कर दी कि उमर साहब बंदियाल किस तरह से मजबूत चीफ जस्टिस बनकर सामने आए हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा? शहबाज शरीफ की हुकूमत आज जाती है या कल जाती है, ये उसी तरीके से नाअहल आज होते हैं या कल होते हैं जिस तरीके से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नाअहल करार दिया गया है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।